जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी पर मनुष्य की ज़रूरतों के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, लेकिन मनुष्य के लालच के लिए नहीं। बीते कुछ वर्षों में डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया गया है, उसी से संबंधित लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ महत्व है इस दिन का, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से जिस तरह इन्वायरमेंट को समय के साथ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। जिस क्राइसिस में हम खड़े हैं, इन्वायरमेंट क्राइसिस में हम खड़े हैं इस वक्त, उससे बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इन्वायरमेंटलिस्ट नीतीश प्रियदर्शी और उनके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर भास्कर सिंह। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भास्कर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जो हम वर्ल्ड अर्थ डे आज मना रहे हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य है और किस मकसद के साथ, क्या ऑब्जेक्टिव है इस दिन का जो हम इसे मनाते हैं? धन्यवाद निधि जी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी टीम का, दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे, जो कि हम आज विश्व भर में पूरे देश और दुनिया के लोग अर्थ डे मनाते हैं। इसकी थोड़ी सी भूमिका जाननी ज़रूरी है। वर्ष 1969 में अमेरिका में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले पर्यावरण को लेकर के, और लोगों ने ये देखा कि हम उनकी लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ गया है, लेकिन साथ ही साथ में पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। 1962 में एक किताब आई, द साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन, और उसमें उस किताब में ये जिक्र किया गया कि पेस्टिसाइड्स जो है वो पर्यावरण में बहुत सारी नुकसान लेकर के आ रही है, और डीडीटी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि पर्यावरण में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो 1969 में एक ऑयल स्पिल हुआ सेंटा बारबरा में, जो कि साउदर्न कैलिफोर्निया में एक कैनाल है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर लोगों ने एक जन आंदोलन किया, शुरुआत की, और उस जन आंदोलन को लेकर के लोगों में बहुत सारा एक जनाधार मिला, और यूएस सीनेटर थे एक वहाँ के सीनेटर थे और निक्सन जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और वर्ल्ड अर्थ डे का 1970 में पहली बार शुरुआत किया गया, और उसके बाद से लेकर के आज तक 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है अवेयरनेस फैलाना। इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे हम साथ साथ में डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक्स को साथ में लेकर के चलेंगे। इसके लिए सारे देश भर में लोग प्रयासरत हैं, और इसके लिए वर्ल्ड अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जा सके, जिससे कि लोग जो है मिलकर हम कलेक्टिवली इस पर काम कर सके। बिल्कुल। नीतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो विकास जो है वो बहुत बड़ा एक वजह माना जाता है, किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हम ज़रूरत है कि हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को हम साथ साथ लेकर चल सकते हैं, बजाय कि जिस तरीके से कई बार विकास के नाम पे आप पेड़ काट दे रहे हैं या फिर नदियाँ भर दे रहे हैं? क्या कोई बीच का रास्ता पॉसिबल नहीं है? देखिए, क्या होता है, विकास हमारा जब से मनुष्य जो है पृथ्वी पर आया है 20 लाख साल 30 लाख साल पहले से, वो निरंतर विकास की तरफ जा रहा है। तो पहले क्या होता था, जो विकास हमारा होता था ना, वो लोगों के अनुसार होता था, लोगों के फायदे के लिए होता था। जंगल को हटा के नहीं, पहाड़ों को हटा के नहीं, वो अपने सुविधा अनुसार अपना विकास करते थे, लेकिन जंगल पहाड़ नदी सब बचाते चलते थे। धीरे धीरे लोगों की चाहत बढ़ती गई, कहा ना दिल मांगे मोर। हाँ, तो वो उसमें क्या होगा कि लोगों की जो चाहते थे बढ़ गई, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको एसी चाहिए, हमको हवाई जहाज में चलना है, हमको लोहा सब चीज में उनको चाहिए चाहिए चाहिए। तो धरती हमको सब चीज़ तो मुफ्त में देती है, उसका कोई टैक्स नहीं लेती है, न उसका कोई पैसा लेती है। हम ही लोग सब टैक्स पैसा लगा दिए। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बैलेंस वे में डेवलपमेंट हो, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल का आपस में लिंक नहीं है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है, आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट अलग है। इंडस्ट्री ने कहा कि भाई यहाँ इंडस्ट्री लगाना, जंगल काटो।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया, वो अपना समय ले रहा है, तो कहीं भी इंटरलिंक्ड आपस में नहीं है, तारतम्य जिसको कहते हैं ना, वो आपस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो बिल्कुल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हमको जंगल काटना है तो आप पहले ये देख लीजिए इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होने जा रहा है वहाँ पर जंगल कटने के बाद। तो आप एक पैदल जंगल तैयार कीजिए, पेड़ लगाइए। जंगल तो हम नहीं लगा सकते हैं, जंगल अपने आप होता है, मनुष्य जंगल नहीं लगा सकता, वो पेड़ लगा सकता है। तो आप जितना पेड़ काटिए आप उतना पेड़ लगाइए, उसी हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग जो होता है ना वो थोड़ा सा हैपोहेजर्ड वे में हो जाता है, तो वो प्लान वे में कीजिए। पहले हम प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले इम्पैक्ट असेसमेंट कर लें, कितने जंगल हटेंगे, कितनी नदियां सूखेगी, उसके हिसाब से अगर ज़्यादा खतरा है तो मत लाइए उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि धरती में अगर नेचर हेल्दी नहीं रहा, नेचर सस्टेन नहीं किया अपने को, तो हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोहा लक्कड़ खा के नहीं जी सकते। हमको चाहिए अनाज, हमको चाहिए ऑक्सीजन, ये सब चीज़ हमको चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं अगर आप करते हैं तो विनाश के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, तो कहीं एक प्रॉपर प्लानिंग और कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है अलग अलग डिपार्टमेंट। बिल्कुल, दोनों में ज़्यादा है, इसके चलते ये प्रॉब्लम अब आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी किसी घर में भी अगर कम्युनिकेशन नहीं आपस में है तो घर का भी विध्वंस होता है। तो कम्युनिकेशन आपस में होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेचर के साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो नेचर क्या चाहता है आपको समझना होगा, और आप नेचर को कितना डिस्ट्रॉय करेंगे ये आपको भी समझना होगा। बिल्कुल, अगर आप दोनों चीज़ को लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट तो होगा ही, आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की आबादी बढ़ रही है ना, आप नहीं रोक सकते। लेकिन डेवलपमेंट किसके विनाश पे? तो उसके विनाश पे जिससे सारी हमारी जो धरती का जो जीवित चीज है वो सरवाइव कर रहा है, हम उसी को हटा देंगे, फिर कहाँ से होगा? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आज भी चाहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, आज भी चांसेस है, बस हमें थोड़ा सब साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। भास्कर जी, ये तो बात हो गई कि इन्वायरमेंट तो एक्सप्लॉइट हो ही रहा है, लेकिन इसका जो पोल्यूशन है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया या एयर पोल्यूशन हो गया, ये हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आप एनवायरमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, हमारी जो लाइफ है या फिर कितने ऐसे एयर और वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं जिस वजह से हर साल हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं ना, इसके किस तरीके से जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे या जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल निधि जी, बहुत ही रिलेवेंट आपने सवाल पूछा है। प्रदूषण हमारे पर्यावरण में कई रूपों में हमें देखने को मिल रहा है। हमें एयर पोल्यूटेंट्स देखने को मिल रहा है, वाटर पोल्यूटेंट्स देखने को मिल रहा है, सॉइल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, और आज अब तो हम ये सी पोल्यूशन में भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मराइन पोल्यूशन जिसे कहा जाता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। हमारे पर्यावरण में अगर हम वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसे हैं जो वाटर बॉर्न हैं, और हमारे देश में खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे पानी की भी किल्लत है और पानी के गुणवत्ता की भी किल्लत है। तो हमें न सिर्फ पानी के वॉल्यूम को बढ़ाना है, ये लोगों को हमें प्रोवाइड कराना है, बल्कि उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देना है। जैसे आप देखेंगे टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं जो वल्नरेबल होते हैं उन पे ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। खास करके जैसे हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हमारे डे टू डे उपयोग में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में के कारण हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ नेचुरल ओरिजिन्स भी हैं, तो हमें इन दोनों पे ध्यान देना है, नेचुरल ओरिजिन पे भी और एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन पे भी। साथ ही साथ जब हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो जब हम कुछ बनाते हैं इंडस्ट्री में तो इसके साथ साथ हमें कुछ एक्सटर्नलिटी मिलती है, और ये एक्सटर्नलिटी ही पोल्यूटेंट्स है बेसिकली। अब जैसा सर ने कहा कि हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है, हमें विकास भी करना है और साथ साथ में हमें पर्यावरण पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा एक अच्छा खासा पैसा जो है वो हमारे देख रेख में खर्च होता है, हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी नहीं है और वो डे टू डे लेबर पे डिपेंडेंट हैं, तो उनकी जीविका सीधी डायरेक्टली उस पर निर्भर करती है। तो हमें सिर्फ एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना होगा, हमें सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देखना होगा, हमें दोनों पहलू को देखना होगा। हम विकास भी करें और हमें पर्यावरण भी अच्छा मिले। हम आर्टिकल अगर बात करें, बहुत सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो ये कहते हैं कि वी हैव गॉट राइट टू लाइफ, बट इट इज़ नॉट जस्ट राइट टू लाइफ, इट इज़ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑल्सो। सो ये डिग्निटी कैसे आएगी
जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, जब हमें शुद्ध हवा मिलेगी, जब हमें शुद्ध पानी मिलेगा, जब हमारे पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अभी बहुत ही रिसेंटली हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि जो व्हीकल्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रदूषण करती हैं बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न्स, तो उनकी जगह कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाया जाए तो शायद ध्वनि प्रदूषण थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसे पहलू हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम सब मिलकर ये सोचें, ये किसी एक की सोच से निर्भर नहीं करता, ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ पे ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के और हर एक के प्रयास से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और साथ साथ हमारा विकास भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी, 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन जब हुआ था पूरे विश्व में, तो हमें अलग अलग कोने से खबरें आ रही थी कि किस तरीके से पर्यावरण के लिए ये एक अच्छी खबर हो गई है। हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हर तरफ से मिल रही थी। अभी जबकि हम वापस से सब कुछ खुल गया है, अब ज़िंदगी वैसी ही पहले की तरह शुरू हो गई है, क्या कुछ ऐसी लेसन है जो एक बार हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं? आपने इस पर एक लेख भी लिखा है सर कि क्या सीखने की ज़रूरत है हमें उस वक्त से? देखिए, उस वक्त तो सबसे बड़ा उदाहरण ये मिला कि हम जब घर के अंदर थे तो पर्यावरण खुश था। मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स रांची की अगर हम बात करें, रांची का 40 के नीचे चला गया, जो कि बहुत अच्छा है। अभी आपका फिर 150 पे आ गया। दिल्ली वगैरह फिर 400, 500, 600 जा रहा, जो उसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर गया था। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम लोग सब घर के अंदर थे, कोई व्हीकल्स नहीं चल रहा, सब कुछ, और हमने देखा कि इतनी सारी चिड़ियां, तरह तरह की तितलियां दिखी जो नहीं दिखती थी पहले। बुलबुल जो हम नहीं देखते थे हम लोग कभी, मेरे घर के आसपास डेरा डाली हुई है, तरह तरह की चिड़िया। उसी तरह कई जगह से खबर मिलती थी कि जानवर सड़क पर आ गए हैं, शायद इस सोच के आ गए कि मनुष्य गया कहाँ, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। तो हर कोई इंजॉय कर रहा था सिवाय मनुष्य के। तो इस साफ इंडिकेशन है कि हम अगर घर के अंदर हैं तो नेचर खुश है। तो डेविल कौन है? हम लोग हैं। हम लोग एविल है, काम कर रहे हैं, हम लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। हम कुछ दिन बंद रहे तो सब शांत रहा, नदियां की जो क्वालिटी थी अच्छी, वो बहुत अच्छी हो गई। यमुना नदी साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, बेतिया शहर जो है बिहार का, वहाँ से हिमालय का श्रेणी दिख रहा है, दिल्ली से लोग अमृतसर से लोग के हिमालय दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सब क्रिस्टल क्लियर हो गया एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन नहीं, डस्ट पोल्यूशन नहीं। और जो हमारे परिचित थे, जो एजमेटिक थे, जो लेते थे माउथ वाला, वो नहीं ले रहे थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा शहर, किसी का भी शहर, उस वक्त कितना शुद्ध हो गया। तो नेचर ने हमको दिया, हम ही सिग्नल को नहीं पकड़ रहे। हमने एक क्वेश्चन नेचर ने रखा, हमने उसका वो जवाब भी दे दिया। नेचर एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब है, हम तब भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो एक तो इंडिकेशन ये था कि उस वक्त हमारा लॉकडाउन के बाद स्थिति काफी कुछ सुधर गई, बहुत चीज सुधरा। लेकिन फाइनली तो ही कहेंगे कि वो हमारा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको तो आना ही पड़ेगा, जीना है, जीने के लिए काम करना है, सब करना है। अब ये स्थिति है कि कुछ नियम लागू हो जाना चाहिए, जो उससे हमने सीखा लॉकडाउन में कि भाई गाड़ी कैसे चलाना है, कब चलाना है, रेड लाइट एरिया पर गाड़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि रेड लाइट को भी तब ठीक करना होगा, उसी हिसाब से चलना है। आप एक दिन तय कर लीजिए कि आप किस दिन गाड़ी निकालिएगा, 4 व्हीलर, किस दिन 2 व्हीलर निकालिएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस होता जाएगा। इंडस्ट्री में भी आपका महीना में 1 दिन आप लॉकडाउन रखवाइए, 1 दिन काम नहीं होगा, इंडस्ट्री से कोई पोल्यूशन नहीं आएगा। करना पड़ेगा अगर हमको जिंदा रहना है इस धरती पे, तो ये करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये सबक हम लोग को मिला और नेचर ने हमको सारा कुछ बताया। इसलिए मुझे लगता है आप लोगों से भी है कि नेचर अगर हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भास्कर जी, अगर हम यहाँ, जैसे कि हमने कहा कि जनता का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है और सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो सरकार के अगर हम प्लान्स और स्कीम्स की बात करें तो एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के लिए भी चल रहा है, तो किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट प्लान्स है ये मदद कर रही है और क्या काफ़ी है या फिर कुछ और एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है अभी हमें? जब 1970 में अर्थ डे की शुरुआत हुई तो आप देखेंगे कि 1970 जब शुरू हुआ उसके बाद कई कानून आए। सबसे पहले यूएसए में आए, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट, और 1972 में एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और जो कि स्टॉकहोम में हुआ। उसके बाद हमारे देश में बहुत कानून आए। सबसे पहले आया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, और अभी आप रिसेंट में देखेंगे
तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कानून आए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए कानून आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कानून आए, और इस तरीके से हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून बने। तो इसमें सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो कानून हैं, ये जो बने हैं, तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है, इसे जानने की ज़रूरत है, हमें इसे प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। अब तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, और ग्रेजुएशन में भी छात्रों को ये एक विषय पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, और भी कुछ आए, जैसे अर्बन फॉरेस्ट आया। जैसे पहले फॉरेस्ट का था कि अगर केवल रूरल एरिया में हो तो वो काफ़ी है, पर नहीं, पर लोगों ने समझा कि अर्बन में भी फॉरेस्ट की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि रूरल एरिया में ज़रूरत है। नगर वन स्कीम करके भी इन्होंने एक प्रोग्राम जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें स्कीम ये है कि 200 सिटीज़ जो हैं भारत के, वहाँ पे प्लांटेशन की शुरुआत की जाए। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी के नाम पे पेड़ काटे गए। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो ये कहता है कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं किसी भी जगह पर, तो हम दूसरी जगह पर उस पेड़ को प्लांट करें, या तो उसी पेड़ को प्लांट करें या नए पेड़ को प्लांट करें। उसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, या फिर जो प्लांटेशंस हैं। फॉरेस्ट बेसिकली हम उसे कहते हैं जहाँ कैनोपी कवर 10% से अधिक हो, उससे नीचे को वो फॉरेस्ट नहीं कहलाता। और उसमें भी डेंस फॉरेस्ट होता है, जो कि अगर 40% कैनोपी एरिया या उससे अधिक है तो वो डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। अब क्या है कि हम फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, या फिर फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो है। हमारे देश में भी है वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालयाज़ में फॉरेस्ट। तो ये ऐसे फॉरेस्ट हैं, अगर ये कट गए तो बिल्कुल ऐसी फॉरेस्ट हम फिर से प्लांट नहीं कर सकते। तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि जो हमारा ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है, जो कि सदियों पहले डेवलप हुआ है, हम उसे ना काटें। तो इसके लिए गवर्नमेंट का स्कीम आया अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर हमें जो टिम्बर की ज़रूरत होती है, हमें टिम्बर तो चाहिए, बहुत सारे उपयोग में आता है। जो कुर्सियाँ बनती है, जो टेबल बनता है, वो पेड़ से ही बनता है। तो हम सोशल फॉरेस्ट्री करें, हम पेड़ लगाएं, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे काट लें। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स बहुत अच्छे स्कीम्स आए, और वो सक्सेसफुल भी हुए। अब बात यह है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि जब हो रही है तो उनको रिसोर्सेज देने होंगे, उन्हें रहने को घर देना होगा, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कराने होंगे। तो इन वजह से जो है वो फॉरेस्ट कम होता जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ फॉरेस्ट ऐसी जगह पर है जहाँ मिनरल्स है। अब हमें मिनरल्स भी निकालने हैं हमारे देश के लोगों के लिए, तो हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो हमें साथ साथ में फॉरेस्ट को भी जैसे हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। हम आज के समय देखेंगे तो हमारा जो इंडिया का एवरेज है वो करीबन 23% के करीब है। हम झारखंड की बात करें तो ये थोड़ा अधिक है, 29% के करीब। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, पर कई जगह कम है। तो हमें ये 33% का जो हमारा टारगेट है ये हमें मेंटेन करना होगा। अगर हम इसे मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमें ही है, क्योंकि फॉरेस्ट ऐसी चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन देती है, जो हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे फूड, फ्रूट, फाइबर और बहुत सारे हमें मेडिसिनल प्लांट्स और जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे रोग हैं, उसका उपचार हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है, वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल से भी। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे फॉरेस्ट कम ना हो, हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनका जो एरिया है वो कम ना हो, बिल्कुल, तो बल्कि बढ़ जाए तो बेहतर है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा और एफर्ट्स की डेफिनेटली ज़रूरत है मैडम। बिल्कुल। निधीश जी, आपने एक और अपने लेख में वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था, और फिर आपने ये बताया था कि किस तरीके से झारखंड में ना धीरे धीरे वेटलैंड्स कम होते जा रहे हैं। क्या कुछ उनका महत्व है, और उनकी जो कमी है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट पे असर करेगी, और फिर इवेंचुअली हम पर क्या असर रहेगा? देखिए, वेटलैंड्स
एक बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच जगह होता है, काफ़ी कुछ आपको वहाँ मिलता है, पानी है, दलदल है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, मैंने एक तरह का पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ तैयार रहता है। रांची के आसपास भी काफ़ी वेटलैंड्स हैं जो कि अब खत्म हो रहे हैं। खत्म क्या हो रहा है वो तो हम लोग खत्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस वगैरह करके, इंक्रोच करके धीरे धीरे उसको हम लोग, देखिए कोई भी इंक्रोचमेंट हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं, देखते किसी की नज़र नहीं जा रही है तो और तेज़ी से बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते उस एरिया को पूरा कवर कर लेते हैं। तो वेटलैंड से क्या होता है कि एक तो आपको शहर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन रहता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो बहुत चीज़ होता है। आपका एयर पोल्यूशन को वो ट्रैप करता है, एक तरह का वो सिंक है एयर पोल्यूशन के लिए, प्लस आपका एक सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। तो बहुत कुछ वेटलैंड जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वेटलैंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमको सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है कि वी नीड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि मैं ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता हूँ कि जो लास्ट ईयर जब मैं कोविड में था और काफ़ी दिन हॉस्पिटल में था और मेरे सारा प्रॉब्लम्स ऑक्सीजन डिफिशियंसी से हो रहा था। जो सिलेंडर दिया जाता है ऑक्सीजन का ना, वो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होता है। वो कहाँ से आता है? वो एटमॉस्फेयर से आता है। तो हम जंगल हटा रहे हैं, वेटलैंड्स हटा रहे हैं, जो ऑक्सीजन देता है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में आज जो अभी हम लोग जो इतना दिन ऑक्सीजन लगा के घूमे और हॉस्पिटल में रहे, यही स्थिति रही तो कुछ समय के बाद आपको घर में जैसे गैस सिलेंडर मंगाते हैं ना, उसी ऑर्डर देके आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना होगा कि घर में आप हमेशा रखे रहिए। क्योंकि मेरे घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, रखा हुआ इसलिए अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम इसलिए रखते हैं इंडिकेटर के रूप में कि हम उसको हमेशा देखें और याद रखें कि ये हमारा भविष्य होने जा रहा है। तो वेटलैंड जो है बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, CO2 एब्जॉर्ब होता है, वाटर रिचार्ज होता है, हाइड्रोलॉजिकल से बारिश होती है। जो अभी रांची में आप देख रहे होंगे कि पहले टेम्परेचर 35 जाता था, रांची में बारिश हो जाती 2 बजे के बाद, अब नहीं हो रही है। तो पानी उसको कहाँ से मिलेगा? कई तालाबों से, वेटलैंड से मिलता था, इवापोरेशन होकर, इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, तो वो अब बंद हो गया साइकिल। तो बारिश कहाँ से आएगी? अब जो आएगी थोड़ा बहुत आएगी। तो ये एक हम देख रहा है नेचर में, हम लोग को दिख रहा है। जो गांव किसान है वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, हम लोग बहुत से पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है। बिल्कुल, जो आपने कहा। हम चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन पर? हम आपसे शुरू करेंगे भास्कर जी। बिल्कुल, धन्यवाद निधि। हमारे संविधान में कुछ बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG। तो आर्टिकल 51AG में अगर हम देखेंगे तो उसमें ये जिक्र है कि हर एक मनुष्य की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि एक स्टेट की है पर्यावरण को लेकर के। बिल्कुल, मतलब हम हर इंडिविजुअल, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते हैं, हर इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नितिन जी, आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम एक ही 2 लाइन में बोलेंगे। हम लोग एक स्लोगन चलाते हैं, सेव द प्लैनेट अर्थ। मुझे इस स्लोगन पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगता है, थोड़ा हंसी भी आती है। बिल्कुल, धरती 4.5 बिलियन ईयर से यही है। हम कहते हैं सेव योरसेल्फ। सेव योरसेल्फ, बिल्कुल। आप अपने को बचा लो, नहीं तो धरती 5 महाविनाश कर चुकी है, हम 6ठे महाविनाश में इंटर कर चुके हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपको महाविनाश से बचना है, महाविनाश शुरू हो गया है, लेकिन अगर उसको स्लो डाउन करना है तो आप अपने को सुधार लो, जैसे स्कूल में हम लोग सुधारते थे टीचर से, उसमें। दैट्स ऑल। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है कि हम खुद को सुधार लें, क्योंकि धरती जो है वाकई कई वर्षों से यहाँ पर है और वो रहेगी भी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन ज़रूरत है कि जो क्राइसिस है इसमें, जिस पे हम अभी हैं, उससे निकलने के लिए हम कुछ इन्फोर्समेंट्स अपनी तरफ से लगाएं। इसी के साथ आज हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।